हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम आपका 24 अगस्त को होना है। तो ऐसे में एक मॉडल पेपर डिस्कस किया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको जो भी समय बचा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाए जाएंगे और पर डे कोशिश रहेगी 2 वीडियो आएंगे और 100 क्वेश्चन के साथ एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाया करेगा, 2 पार्ट में रहा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन पहले में या दूसरे में इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। तो चलिए अब गर्दा गर्दा करेंगे हम लोग पेपर को, अचूक प्रश्नों का संकलन लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो हमारे छात्र यूपी टीईटी और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है, स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट आपका एग्ज़ाम जो है वो 24 अगस्त को है। आप सभी जानते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा छात्र हैं जो बहुत ही कठिन कठिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और ऐसी चीज़ें आपकी नहीं पूछी जाएंगी। आपका ये पीटी का एग्ज़ाम है और पहली बार हो रहा है, तो जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है। बहुत लोग यूपी PCS का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और इसके बाद TGT PGT के क्वेश्चन को सॉल्व, तो इधर उधर आपको नहीं भटकना है, सिर्फ एक पटरी पर आपको तैयारी करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो देखा जाए दोस्तों, तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध जो स्मारक हैं मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। तो ऐसे में विकल्प क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला लेते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करने हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? दोस्तों, ये जो लड़ाई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि बाबर ने जब हरा दिया था इब्राहिम लोदी को, तो यहाँ से जो कह लें कि एक तरीके से आपका जो मुगल साम्राज्य है वो स्थापित हो गया था और ये काफ़ी लंबे अरसों तक चला था। तो ऐसे में ये 1526 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद या वेदांत दर्शन? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद। देखिए, उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। तो इस वजह से ये उपनिषद यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला लेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, ये दिया था सारनाथ में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको आसान क्वेश्चन करवाएंगे शुरू के मॉडल पेपर में। देखिए, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी और उनका पहला जो धर्मोपदेश है वो सारनाथ में दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे कि मंद की औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति के विरुद्ध थे? भैया, किसके विरुद्ध थे? तो वो तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे।
ऐसा क्यों है? इस बात को गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में खुद लिखा है कि भारत में तीव्र औद्योगिकरण से सैकड़ों भारतीय मजदूर, बुनकर, जुलाहे, अन्य आम जनता बेरोजगार हो गई, अतः वे इसके विरोधी थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे। इसका मतलब ये होता था कि तीव्र औद्योगिकरण में जो पूंजीपति व्यवस्था हावी हो जाती है, बड़े लोग बड़े बन जाते हैं और गरीब लोग गरीब ही रह आते हैं। इसी वजह से इन्होंने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया था। अगला है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है वो फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो है बहुत सारे 22 सिपाहियों को थाने में बेड़ करके आग लगा दी गई थी। तो इसी के असंतोष के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो दोस्तों, 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले बोला था। फिर है, किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो दोस्तों, ये क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है। देखिए, क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। और इस आंदोलन के ज़्यादातर बड़े नेताओं को 9 अगस्त को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को आगा खां महल में रखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? इटली को, इराक को, आयरलैंड को या इंडोनेशिया को? तो दोस्तों, आयरलैंड को भारत सबसे कम वस्तुएं निर्यात करता है। आयरलैंड द्वीप उत्तरी अटलांटिका में स्थित ब्रिटेन से अलग परंतु यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में शामिल है। आयरलैंड की बात करें तो अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है और यूनाइटेड किंगडम से आयरलैंड नॉर्थ चैनल द्वारा जुड़ा है। तो ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है और कई सारे क्वेश्चन भी इसमें आपके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो बात करें, यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में आपकी बहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान, तो दोस्तों, तनामी जो है ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो तनामी रेगिस्तान है वो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। अगला है, बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों, थोड़ा सा टिपिकल हो गया, तो ये तांबे के लिए, ठीक है। देखिए, बालाघाट का जो मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश के मलंज खंड में भारत का 70% तांबे का भंडार मिलता है। देखा जाए, तांबा जो है प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साइंस का। अगला है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखें दोस्तों, तो ISFR 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो कुल वनावरण और वृक्षावरण 8020, ध्यान दीजिएगा डेटा, 802088 वर्ग किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है भैया? 24.39% है और जिसमें वन क्षेत्र आपके 21% हैं।
21 दशमलव, थोड़ा सा स्लाइड खिसक गई, ठीक है, 21.54%। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो भैया बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क और कृषि धन पर कर। तो आपका यहाँ पे कौन फिट बैठेगा? आयकर, इनकम टैक्स केंद्र सरकार लगाती है। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत का जो योजना आयोग है संवैधानिक संस्था नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो प्लानिंग कमीशन है, हालांकि अब इसका नाम बदल के क्या हो गया भैया, नीति आयोग, ठीक है। मोदी जी ने अपना इसमें चेंजेस किए हैं। मोदी जी तो बहुत, मोदी योगी तो बदलते ही रहते हैं। अभी जो है मेजर ध्यानचंद के नाम से क्या हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके। तो 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1950। तो इसकी स्थापना एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 में हुई थी। और योजना आयोग भारत में एक शक्तिशाली परामर्शदात्री संस्था है और इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं तो योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद ही होता है। अगला है, कौन सा भारत के आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक वृद्धि अच्छा है, औद्योगिक रोजगार सृजन, लेकिन जनसंख्या वृद्धि बढ़ा के क्या होगा, ये आर्थिक आयोजन का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता है। कर राजस्व से सरकार की आय का कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोत है? तो दोस्तों बात करें तो कर राजस्व में केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत आपका निगम कर है। कौन सा? निगम कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कुल कर प्राप्तियां, इसका अंश 21% है। कुल कर प्राप्तियों में इसका निगम कर का अंश कितना है? 21%। कर राजस्व से सरकार की आय का कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोत है? निगम कर। अब बात करें संरचनात्मक बेरोजगारी, ये किस कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए दोस्तों, इसमें का अपर्याप्त उत्पादक क्षमता रहेगी तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होगी। देखिए, आर्थिक विकास होने के कारण नए नए उद्योगों का विकास होता है जिससे बाजार प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। इस तीव्र प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाने के कारण कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं जिससे उनमें लगे कामगार बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी को ही हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उद्योगों में संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप पनपती है। अगला क्वेश्चन है, कल के वीडियो सेशन में डिस्कस किया था, फटाफट बताइए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। देखा, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। अतः उपराष्ट्रपति को मत का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसको प्राप्त होता है। 22वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हों उनको रखता हो। तो यहाँ पर ये 30 वर्ष हो जाएगा। मेन मोटो हमारा एज का था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला था? तो दोस्तों ये वीपी सिंह हैं। इन्होंने कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। हालांकि ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने भारत के उप मुख्यमंत्री का पद कभी सुशोभित नहीं किया है। उप प्रधानमंत्री की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, और इसके बाद चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव और चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब रह चुके हैं उप प्रधानमंत्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं।
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो लोकसभा की कुल संख्या के 15% जो हैं वो मंत्री हो सकते हैं। फिर है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध चल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल, देखिए भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग चल सकता है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के ही प्रसादोपरांत कार्य करता है, तो इस वजह से इस पर महाभियोग नहीं चलेगा। अगला है, कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो दोस्तों बात करूं, कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? कार्य, गतिज और स्थितिज ऊर्जा ये जो है अदिश राशियां हैं, जबकि बल आपका ये डायरेक्शनल होता है, तो ये दिशा इसमें होती है, तो ये सदिश है। अगला है, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों एसआई यूनिट है एम्पियर। बिजली के करंट का क्या है? ये एम्पियर है। वाट क्या है? शक्ति का है। वोल्ट विद्युत विभव, विभवांतर विद्युत वाहक बल का है। कैंडिला जो है वो ज्योति तीव्रता का है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड कौन सी होती है? तो शुष्क सेल में दोस्तों जस्ते की कैथोड होती है। अगर बात करें शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड तथा कार्बन एनोड का कार्य करता है। जस्ता से बने एक पात्र में NH4Cl और ZnCl का पेस्ट भरकर मध्य भाग में कार्बन की छड़ को डाल दिया जाता है, जो एनोड धनात्मक का कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो जाएगी। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? दोस्तों अगर बात करें क्लोरोफिल की, अगर इसको जलाया जाएगा तो इसमें मैग्नीशियम ही बचेगा, क्योंकि पर्णहरित क्लोरोफिल की भस्म में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हरिमाहीनता, क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो भी कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो चलिए इसके सेकेंड पार्ट को हम और भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके इंग्लिश वगैरह के, हिंदी के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।